आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए इस खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उद्घाटन से पहले ही खुली निर्माण की पोल, सिटी कोतवाली के नए भवन में आई दरारें, खड़े हुए गुणवत्ता पर सवाल। सौ बिस्तर वार्ड में कथित वसूली के आरोप, कैमरे के सामने आने से डर रहे परिजन, सरकारी अस्पताल में सहयोग राशि विवाद। राजनांदगांव में नमस्ते दिवस का आयोजन, सफाई कर्मियों को बांटी सुरक्षा किट, नगर निगम ने दिया सुरक्षा का संदेश। म्यूल अकाउंट मामले में आरोपी गिरफ्तार, साइबर ठगी में इस्तेमाल बैंक खाते का मामला, साइबर फ्रॉड केस में एक और गिरफ्तारी। राजनांदगांव में कॉम्बिंग गश्त, 79 असामाजिक तत्वों की जांच, रात भर पुलिस की सख्त कार्रवाई, अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा। जिला अस्पताल के 100 बिस्तर शिशु वार्ड में अब इलाज के साथ साथ एक और सवाल खड़ा हो गया है। क्या मासूम बच्चों की मजबूरी को कुछ लोग कमाई का जरिया बना रहे हैं? दरअसल परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि बच्चों की देखभाल और सहयोग के नाम पर उनसे कथित तौर पर पैसे मांगे जा रहे हैं। हालांकि शिकायत करने वाले कई परिजन कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। उन्हें डर है कि आवाज उठाने का असर कहीं उनके मरीज के इलाज पर ना पड़ जाए। राजनांदगांव का मात्र शिशु 100 बिस्तर बच्चा वार्ड, जहां पर अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां से एक अवैध वसूली का मामला सामने में आया है। आपको बता दें कि राता पैली का रहने वाले एक दंपत्ति, जो कि अपनी पत्नी की डिलीवरी की समस्या को लेकर के यहां आया हुआ था, उसके साथ में डिलीवरी होने के पश्चात, डिलीवरी होने के बाद महिला के पति से 1200 रुपये की डिमांड किया जाता है और 1200 रुपये डिमांड करने के बाद उससे 1000 रुपये ले लिया जाता है। पीड़ित भी अभी हमारे साथ में मौजूद है, फ़ोन पर बात कर रहे हैं किसी से। मगर बड़ी बात यह है कि वो कैमरे के सामने आने से डर रहे हैं। वो भी इसलिए डर रहे हैं कि उनकी पत्नी का अगर ये मामला मीडिया में उछल जाए, सामने आ जाए, लोगों के सामने आ जाए, तो उनकी पत्नी का सही तरीके से इलाज नहीं किया जाएगा, इलाज पर लापरवाही की जाएगी। यह शायद हो सकता है कि उन्हें यहाँ से हटा करके कहीं और रिफ़र करने की भी बात की जा सकती है। मगर ये काफ़ी गंभीर विषय है कि यहाँ के किसी कर्मचारी के द्वारा उनसे 1000 रुपये ले लिया जाता है और पीड़ित जो है वो ये कहता है कि खर्चा पानी के लिए 1000 रुपये लिया है। साथ में पीड़ित ने हमें दबे मुँह ये भी बताया है कि वो जो 1200 रुपये की डिमांड कर रहा था जो युवक, वो युवक अपने साथ में 3-4 लोग, लगभग 5 लोग ऐसे अंदाजन उनके साथ में होने की भी बात कही है, जो कि उस पैसे को उन सबको देना पड़ता है, ये भी कहा गया है। पीड़ित जो है इस मामले को लेकर के सामने में नहीं आ रहा है, वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए डर रहे हैं। पीड़ित का आप तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, तस्वीरों में जो सामने चढ़ रहे हैं वो पीड़ित हैं। वो अपनी पत्नी को लेकर के आए हुए थे, लेकिन मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि उनकी पत्नी का इलाज में लापरवाही ना बरती जाए। आखिरकार सरकारी अस्पतालों में इस तरीके के मामले अब आम से होते जा रहे हैं, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जो खुद अपने घर परिवार की समस्याओं को लेकर के हॉस्पिटल तक के आते हैं, क्या उनके साथ में देना पड़ता है या अन्य तरीके की बातें कह करके उनसे पैसे ले लिए जाते हैं? तो ये कहाँ तक के जायज़ है? इस मामले को लेकर के हम यहाँ जिला चिकित्सालय के जो सिविल सर्जन हैं उनसे भी बात करेंगे और आगे दिखाएंगे कि उनके इस विषय पर क्या कुछ कहने रहते हैं। सरकारी अस्पताल, जहां गरीब और जरूरतमंद लोग अपने बच्चों के बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन राजनांदगांव जिला अस्पताल के मातृ एवं शिशु 100 बिस्तर वार्ड में कुछ परिजनों ने सहयोग राशि के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। एक गर्भवती महिला के पति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बच्चों के सहयोग के नाम पर उनसे नगद राशि देने का दबाव बनाया गया। वहीं कई अन्य परिजनों ने भी ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी ही बातें सामने रखी, लेकिन कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया।
परिजनों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में इलाज और सुविधाएं निःशुल्क होनी चाहिए। अगर किसी भी नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं तो इसकी जांच जरूरी है। उनका आरोप है कि शिकायत करने के बाद उनके बच्चों की देखभाल प्रभावित होने का डर उन्हें खुलकर बोलने से रोक रहा है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन ने मामले में मौखिक जानकारी मिलने की बात कही है। प्रबंधन का कहना है कि अगर लिखित शिकायत या कोई ठोस साक्ष्य सामने आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार फ्राइडे को, शायद तक ये फ्राइडे की घटना है, फ्राइडे शाम के आसपास की बात है, डिलीवरी वार्ड से किसी परिजन से 1200 रुपये लेने की सूचना मिली है। परिजन के द्वारा कोई शिकायत नहीं दी गई है अभी तक। लिखित में जैसे ही परिजन के द्वारा शिकायत की जाएगी, संबंधित जो भी कर्मचारी है जिसने 1200 रुपये की वसूली की है मरीज के परिजनों से, उसके ऊपर विधि संगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नहीं, सरकारी अस्पताल में किसी भी मरीज या किसी भी परिजन से जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं उनके अलावा कोई भी किसी भी तरह की अवैध वसूली नहीं कर सकता। और अगर संबंधित की शिकायत पे जांच करने पर अगर ये पाया जाता है कि उसके द्वारा इस तरह की कोई भी वसूली की गई है तो नियम विरुद्ध जो विधि संगत कार्यवाही है वो सुनिश्चित की जाएगी। जिस भवन से शहर की कानून व्यवस्था संचालित होनी है, वही भवन अब अपनी मजबूती को लेकर सवालों के घेरे में आ गया है। राजनांदगांव में सिटी कोतवाली के नवनिर्मित भवन में काम पूरा होने से पहले ही दीवारों और प्लास्टर में दरारें नजर आने लगी है। सवाल उठ रहा है कि जिस इमारत को वर्षों तक पुलिस व्यवस्था का केंद्र बनना है, उसकी नींव कितनी मजबूत है। राजनांदगांव सिटी कोतवाली के नए भवन का निर्माण अभी अंतिम चरण में ही पहुंचा है, लेकिन इससे पहले ही भवन की दीवारों पर आई दरारों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं प्लास्टर उखड़ रहा है तो कहीं दीवारों पर महीन दरारें दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भवन को हैंडओवर करने से पहले इसकी तकनीकी जांच बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी बड़े नुकसान की आशंका को टाला जा सके। दरअसल यह पहला मामला नहीं है जब जिले में सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता चर्चा में आई हो। अब इस नए भवन में आई दरारों के बाद निगाहें प्रशासन और संबंधित विभाग पर टिक गई है। जरूरत है कि सिर्फ मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति ना हो, बल्कि निर्माण की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच हो और अगर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल सिटी कोतवाली के नए भवन पर उठे सवालों का जवाब तकनीकी जाँच के बाद ही मिल पाएगा। देखिए, इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस बात को स्वयं रमन सिंह जी स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है पिछले अपने दौरे में कि गुणवत्ता विहीन काम ना करें, गुणवत्ता को अप्रूव धीरे धीरे बढ़ाएं। तो वो अपने आप में एक मैसेज है कि भ्रष्टाचार की चपेट में पूरा प्रदेश है और उसमें राजनांदगांव भी अछूता नहीं है। कभी बीच से सड़क 2 पार्ट में हो जा रही है तो कभी नए भवनों में दरार आ जा रहा है। तो पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और चरम पर भ्रष्टाचार को ये लोग अंजाम दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना और चौकी प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिले की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों और पुलिस कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने थाना और चौकी क्षेत्रों में बेसिक पुलिसिंग को मजबूत करने, बीट प्रणाली को प्रभावी बनाने और पुलिस की नियमित मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर थाना प्रभारी अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार योजना बनाकर काम करे और आम लोगों तक पुलिस की पहुंच बढ़ाए। साथ ही विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा, साइबर साक्ष्य और अन्य तकनीकी संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों से कहा कि वे विवेचकों के मामलों की नियमित समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दे। बैठक में पुलिस कर्मियों को आम नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनकर जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देशों का गंभीरता से पालन करने और बेहतर पुलिसिंग के माध्यम से आम जनता में सुरक्षा का विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया। राजनांदगांव पुलिस ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर रोक लगाने के लिए रविवार रात बड़े स्तर पर कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में की गई। रात 9 बजे से शुरू हुए इस अभियान में 5 राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में 11 निरीक्षक, 2 उप निरीक्षक और कुल 110 पुलिसकर्मियों की 4 विशेष टीमें बनाई गई। पुलिस ने शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश देकर कुल 79 असामाजिक तत्वों की जांच और तस्दीक की।
गश्त के दौरान गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश, माफी बदमाश, स्थायी वारंटी और अपराध प्रवृत्ति वाले किशोरों के घर पहुंचकर उनकी जांच की गई। पुलिस ने सभी को समझाइश देते हुए कहा कि वे किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि से दूर रहे, समय पर घर लौटे, बेवजह बाहर न घूमे और शराब पीकर विवाद या झगड़ा न करे। जिला पुलिस ने कहा कि शहर के सभी असामाजिक और अपराधी तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति भविष्य में किसी अपराध में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र स्थित एक स्कूल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सुबह की प्रार्थना के दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने बच्चों पर हमला कर दिया। देखते देखते स्कूल परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और कई बच्चे मधुमक्खियों के डंक का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में करीब 40 बच्चों को मधुमक्खियों ने काटा है। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने तत्काल बच्चों को उपचार के लिए पहुंचाया, जहां सभी का इलाज जारी है। राहत की बात यह है कि सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल प्रार्थना स्थल पर अचानक हुए इस हमले से बच्चों और शिक्षकों में दहशत फैल गई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और स्कूल प्रबंधन बच्चों की निगरानी कर रहे हैं। हाँ, ये डोंगरगांव विकासखंड के विजय भाटा स्कूल की घटना है। वहाँ पर जो है बच्चों का प्रार्थना चल रहा था, उस समय मधुमक्खी की छतरी को कोई पक्षियों ने डंक मारा, जिसकी वजह से सारी मधुमक्खियां जो है सभी बच्चों को और काटने के उपरांत वैसे सभी बच्चों को हमारे 108 के माध्यम से हम लोगों ने 20-25 बच्चों को CSC में शिफ्ट कराया, प्रारंभिक उपचार किया और बाकी जो हमारी मेडिकल टीम ऑन द स्पॉट भी पहुंच गई थी, वो अंडर ट्रीटमेंट कर रही है और कोई गंभीर स्थिति नहीं है। सारे बच्चे भी नॉर्मल हैं और स्थिति अंडर कंट्रोल है। राजनांदगांव नगर निगम में लंबे समय से प्रतीक्षित एल्डरमैन नियुक्ति प्रक्रिया आज पूरी हो गई। नगर निगम में नियुक्त किए गए 8 एल्डरमैन ने विधिवत शपथ ग्रहण कर अपने दायित्वों की शुरुआत की। जिला प्रशासन की मौजूदगी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने सभी नवनियुक्त एल्डरमैन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। दरअसल नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा चल रही थी। शासन द्वारा सूची जारी किए जाने के बाद आज सभी नवनियुक्त सदस्यों ने औपचारिक रूप से जिम्मेदारी संभाली। नियुक्त किए गए 8 एल्डरमैन में 5 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल है, जिससे नगर निगम में महिला प्रतिनिधित्व को भी स्थान मिला है। इस दौरान नवनियुक्त एल्डरमैन ने शहर के विकास, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण, प्रकाश व्यवस्था और आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का संकल्प व्यक्त किया। प्रशासन ने उम्मीद जताई कि सभी एल्डरमैन नगर निगम की बैठकों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और शहर के विकास कार्यों को गति देने में सहयोग करेंगे। आज सभी 8 हमारे नवनिर्वाचित मनोनीत पार्षदों का शपथ यहाँ पर एक गरिमापूर्ण कार्यक्रम में आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर महोदय ने सभी को शपथ दिलाया। मैं अपनी ओर से उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और वो सभी लोग ऐसे हैं जो समाज के अलग अलग कार्य क्षेत्र में काम करते हैं। राज्य सरकार ने हमें नामांकित पार्षद घोषित किया है। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम जनों तक पहुंचाएंगे और उन योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। आप सबके मार्गदर्शन से निश्चित रूप से जो समाज के लिए भला हो सके वो काम मैं निरंतर करते रहूँगा। लोगों का शपथ ग्रहण कराया गया है। जिले के अलग अलग क्षेत्र जिसमें नगर पंचायत और नगर पालिका है, वहाँ पर भी इसी तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। तो ये एक इनके नगर निगम के नियम जो 1956 है उसकी धारा 20 के तहत इनकी शपथ होती है। संस्कारधानी राजनांदगांव में नगर निगम द्वारा बलराम दास टाउन हॉल में केंद्र सरकार की पहल के तहत नमस्ते दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने वाले सफाई कर्मियों, स्वच्छता दीदियों एवं सीवर और नाली सफाई से जुड़े कर्मचारियों का सम्मान करना और उनकी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम में सफाई कर्मियों को सुरक्षा किट वितरित की गई, जिसमें हेलमेट, रेनकोट, ग्लव्स, सुरक्षा जूते, बैग सहित अन्य जरूरी सामग्री शामिल रही। नमस्ते दिवस के जरिए नगर निगम ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि सफाई व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कर्मचारियों को अब जोखिम भरे हालात में काम करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि शहर की स्वच्छता के पीछे सफाई कर्मियों का योगदान सबसे बड़ा है। उनकी मेहनत से ही नागरिकों को स्वच्छ वातावरण मिलता है, इसलिए उनका सम्मान और सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। नमस्ते दिवस के कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जो स्वच्छता दीदी जो काम करते हैं या अपने सफाई कर्मी जो काम करते हैं, सेप्टिक टैंक का सफाई करते हैं, उनको उद्देश्य ये था कि शासन के द्वारा, भारत सरकार द्वारा सामान वितरण की गई है, किट दिया गया कि किट पहन के करें जिनकी सुरक्षा रहे,
मशीन के माध्यम से काम करें कि वो डायरेक्ट सीधा गड्ढे में घुस जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी होने का 2-4 घटना से ध्रुव का 2-4 जगह हो चुकी है। इन घटनाओं से बचने के लिए आज नमस्ते दिवस का उद्देश्य था, जिससे जितने सफाई कर्मचारी हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप स्वस्थ रहोगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर वही स्वस्थ रहेंगे तो सफाई स्वस्थ नहीं होगी तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे। मेन उद्देश्य यही था नमस्ते दिवस का, कि हम सभी से आग्रह कर रहे हैं, जो सामान शासन द्वारा जो आया है, सामान वितरण करके पहन के जाएं, जिससे वो सफाई कर सके और सुरक्षित रह सके। नमस्ते दिवस आज ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारे जो संपूर्ण स्वच्छता में जो लगी हुई दीदियाँ हैं उनका सम्मान करें, और ये सम्मान का अवसर था और इस कार्यक्रम में उनको हमने सम्मानित किया और छोटे मोटे किट्स भी दिए हैं ताकि वो सफाई करते समय उस किट्स को उपयोग करें और ताकि उनको उनके स्वास्थ्य में भी ज़्यादा कुछ प्रतिकूल असर ना पड़े और उनका सम्मान भी हो, और इसी उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। कहते हैं सड़कें विकास की पहचान होती है, लेकिन छुरिया डोंगरगांव मुख्य मार्ग की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यहाँ सड़क कम और गड्ढे ज्यादा नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि राहगीरों को हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा है और वाहन चालकों को सफर नहीं बल्कि जोखिम उठाना पड़ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा से विद्युत मंडल कार्यालय तक का हिस्सा लोगों के लिए परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। कॉलेज और ITI जाने वाले विद्यार्थियों से लेकर आम नागरिक तक अब सड़क सुधार की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें छुरिया डोंगरगांव मुख्य मार्ग की है, जो क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है, लेकिन सड़क पर बने गड्ढे अब लोगों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क की हालात लंबे समय से खराब है, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। गर्मी के दिनों में मरम्मत का मौका था, लेकिन अब बारिश ने रही सही सड़क को भी बदहाल कर दिया है। लोगों का कहना है कि यह सिर्फ सड़क की समस्या नहीं बल्कि रोजाना की सुरक्षा का सवाल है। इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द गड्ढों को भरा जाए और सड़क का स्थायी समाधान किया जाए, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार न करना पड़े। छुईखदान विकासखंड के बकरकट्टा क्षेत्र में वन्य जीवों की बढ़ती सक्रियता ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। ग्राम खामी में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां जंगल क्षेत्र में 3 भालुओं ने 55 वर्षीय ग्रामीण सूरत राम बैगा पर अचानक हमला कर दिया। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण आनन फानन में उन्हें बकरकट्टा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुईखदान रेफर किया गया। हालांकि हालत में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने देर शाम उन्हें बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजनांदगांव रेफर कर दिया। आपको बता दें, भालुओं के इस हमले के बाद खामी सहित आसपास के गांवों में भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल क्षेत्रों में भालुओं की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। उन्होंने वन विभाग से नियमित गश्त बढ़ाने, वन्य जीवों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। टेकापार में हुए धमाकों ने अब सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अडानी कंपनी के बिजली ट्रांसमिशन टावर निर्माण के दौरान रात के अंधेरे में हुई कथित ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। खैरागढ़ से महज कुछ किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत कलकसा के आश्रित ग्राम टेकापार खुर्द से ग्रामीणों की जान को जोखिम में डालने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त हम मौके में मौजूद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़े बड़े जो पत्थर हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये जो बड़ा गड्ढा है, ये गड्ढा यूं ही नहीं बना है। जो 3 बार इस जगह में ब्लास्टिंग की गई है बिना वैध अनुमति लिए। ना ही माइनिंग विभाग से अनुमति ली गई है, ना ही राजस्व विभाग से अनुमति ली गई है, ना ही खैरागढ़ थाने को इसकी सूचना दी गई है, और ना ही ग्राम पंचायत में मुनादी कराई जाती है, ना ही पंचायत को कोई सूचना दी गई है। अब जो मामला सामने आने के बाद अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, और कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।
ग्राम पंचायत कलकसा के आश्रित ग्राम टेकापार में 11 जुलाई की शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच किसान पारस वर्मा और संतराम यादव के खेतों में चट्टानी जमीन तोड़ने के लिए 2 बार जोरदार धमाके किए गए। ग्रामीणों के मुताबिक धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि घरों में कंपन महसूस हुआ और लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लास्टिंग से पहले न तो कोई सूचना दी गई और न ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए। सवाल यह भी है कि आबादी वाले क्षेत्र के करीब रात के समय विस्फोट करने की अनुमति आखिर किस आधार पर दी गई। मामले में नया मोड़ तब आया जब कंपनी के मैनेजर अविनाश कुमार ने दावा किया कि ब्लास्टिंग से पहले प्रशासन को जानकारी दी गई थी और अनुमति ली गई थी, लेकिन दूसरी ओर एसडीएम टंकेश्वर प्रसाद साहू ने किसी भी तरह की अनुमति जारी करने से इनकार कर दिया। घटना के 2 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीण पूछ रहे हैं कि नियम कायदे आम लोगों के लिए हैं या बड़ी कंपनियों के लिए भी लागू होते हैं। दरअसल प्रशासनिक चुप्पी के बीच यह मामला अब सिर्फ ब्लास्टिंग का नहीं बल्कि जवाबदेही और सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा बन गया है। ब्लास्टिंग कब कुछ नहीं बताया, सब पत्थर निकलती तब बता रहे थे गेहूं मना अब पहले खुद दिसो मना अब खुद के बाद पत्थर निकली से है नहीं। ब्लास्टिंग हो है लेकिन हमारे से कोई परमिशन नहीं लेके है, कोई सूचना उचना नहीं है। तो ब्लास्टिंग करे है, ब्लास्टिंग हो है। अब आज हम सुने घर में रात के करीब 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास करे ब्लास्टिंग बोला है ना। कार्रवाई होना चाहिए, घलो कार्रवाई होना चाहिए। ब्लास्टिंग करा तो फिर टाइम टू टाइम से करो, पब्लिक आज ही तब ये पारान की मत करो, नुकसान हुए फिर जवाबदारी कौन दी। नगर पंचायत गंडई के वार्ड क्रमांक 14 स्थित एक आंगनबाड़ी केंद्र का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। वीडियो में कुछ युवक आंगनबाड़ी परिसर के भीतर बैठकर बियर पीते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार घटना के समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभागीय बैठक में गई हुई थी और केंद्र की जिम्मेदारी सहायिका के पास थी। इसी दौरान कुछ युवकों के परिसर में पहुंचने और वहां शराब पीने का दावा किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने सरकारी परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और गर्भवती महिलाओं को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर वायरल वीडियो में दिख रहा घटनाक्रम सही पाया जाता है तो यह सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। फिलहाल संबंधित विभाग की ओर से इस वायरल वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। राजनांदगांव के नंदई चौक जैसे सार्वजनिक स्थल पर चाकू लेकर लोगों में डर का माहौल बनाने वाले एक आरोपी को बसंतपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लोहे का धारदार चाकू भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान तुलाराम सोनकर के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ पहले भी मारपीट का मामला दर्ज है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि नंदई चौक पर एक व्यक्ति धारदार हथियार लेकर लोगों को धमका रहा है। सूचना मिलते ही बसंतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। साइबर अपराधों पर कार्रवाई करते हुए थाना सिटी कोतवाली, राजनांदगांव पुलिस और सीएसपी स्क्वाड ने साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए म्यूल बैंक अकाउंट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार साइबर ठगी से जुड़े मामलों में ऐसे बैंक खातों की पहचान की जा रही थी जिसका इस्तेमाल ठगी से प्राप्त पैसों को जमा करने और दूसरे खातों में भेजने के लिए किया जाता है। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर ऐसे खातों की जांच की गई। जांच में पता चला कि कुछ बैंक खातों का उपयोग साइबर अपराध से प्राप्त अवैध रकम के लेन देन के लिए किया गया था। इस मामले में पुलिस पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसी कड़ी में जाँच के दौरान आरोपी आशुतोष चौधरी के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत मिलने पर उसे गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में राजनांदगांव पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक, मोबाइल सिम या अन्य बैंक संबंधी जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति को न दें। राजनांदगांव जिला चिकित्सालय का एसएनसीयू वार्ड अब इलाज के साथ साथ प्रशासनिक विवाद को लेकर भी चर्चा में आ गया है। आपको बता दें, यहाँ कार्यरत नर्सिंग स्टाफ ने वार्ड प्रभारी चिकित्सक पर कथित तौर पर दुर्व्यवहार, भेदभाव और काम के अतिरिक्त दबाव के आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोलते हुए सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को मांग पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।
संघ द्वारा 14 जुलाई 2026 को दिए गए पत्र में SNCU प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर विक्रम वैद्य पर आरोप लगाया गया है कि उनके व्यवहार से नर्सिंग स्टाफ मानसिक दबाव में काम करने को मजबूर है। संघ ने मांग की है कि SNCU में सभी कर्मचारियों से निर्धारित जॉब डिस्क्रिप्शन और प्रोटोकॉल के अनुसार ही कार्य कराया जाए। दरअसल स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का आरोप है कि चिकित्सक की अनुपस्थिति में मरीजों के एडमिशन सहित कई ऐसे प्रशासनिक कार्य भी नर्सिंग स्टाफ से कराए जा रहे हैं जो उनकी जिम्मेदारी के दायरे में नहीं आते। संघ ने यह भी दावा किया है कि वार्ड प्रभारी नियमित समय पर उपस्थित नहीं रहते और कई बार आवश्यकता के समय फोन पर भी उपलब्ध नहीं होते। पत्र में सीसीटीवी फुटेज के जरिए ड्यूटी में कथित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग भी की गई है। संघ ने अस्पताल प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो महिला कर्मचारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में अस्पताल परिसर में आंदोलन किया जाएगा। SNCU नवजात शिशु चिकित्सा कक्ष जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये वो कक्ष है जिसे नवजात शिशुओं के लिए अति संवेदनशील माना जाता है। जी हाँ, अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजनांदगांव के जिला चिकित्सालय के अधीनस्थ में स्थित मातृ शिशु 100 बिस्तर बच्चा वार्ड, जहाँ पर सेकंड फ्लोर पे ये SNCU का वार्ड है। और ये वार्ड ऐसा वार्ड है जहाँ पर नवजात शिशुओं को रखा जाता है, जो कि इस वार्ड को अति संवेदनशील माना जाता है। इस वार्ड के नर्सिंग स्टाफ के साथ में दुर्व्यवहार करने का मामला सामने में आता है, जिसके लिए राजनांदगांव जिले के स्वास्थ्य अधिकारी नेत्राम नवरत्न और यहाँ के जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन महेंद्र प्रसाद के पास में लिखित शिकायत भी दी जाती है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस मामले की जानकारी लेंगे और इस मामले की शिकायत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो एक संगठन है, वो संगठन भी अभी संगठन के जो पदाधिकारी वो भी हमारे साथ में मौजूद है और उनके द्वारा यहाँ पर लिखित शिकायत भी दी गई है और साथ ही साथ इस लिखित शिकायत के बाद इसमें कार्रवाई की मांग भी की गई है। भैया, आपका नाम क्या है और क्या ये मामला है, किस तरीके से इस मामले का उजागर हुआ है और आप लोगों ने आज लिखित शिकायत भी दी है? जी, मैं लवेश पगारे प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। वह यहाँ पर जो मुझे जो शिकायत मिली है, जैसे कि मैं इस जिला चिकित्सालय में कार्यरत भी हूँ और इस जिले का अध्यक्ष भी हूँ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा, मुझे यहाँ की स्टाफ नर्सों के द्वारा जो एक शिकायत मिली थी कि डॉक्टर विक्रम वैद्य के द्वारा इनकी मीटिंग ली गई थी, जिस मीटिंग में उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था और उनको धमकाया और चमकाया गया था कि तुमको निष्कासित कर दिया जाएगा और उनका माइनस पॉइंट पकड़ करके उनको दबावपूर्वक कहीं भी रेफ़र होने पे, कहीं भी जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर में रेफ़र होने पे या टेस्ट कराने पे यहाँ से कार्यरत कर्मचारियों को भेजा जाता है। साथ ही साथ जो कल की मीटिंग हुई थी उसमें उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि तुम काम ठीक से नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, मतलब उनका माइनस पॉइंट देख करके उनको एक प्रकार का ब्लैकमेल करना है। सबसे पहले तो सवाल करूंगा कि जो आपने रेफर किया जाता है की बात कही है, क्या सरकारी अस्पतालों में ये नियम है प्राइवेट अस्पताल या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर पर रेफर करना? नहीं, ऐसा कोई प्रोटोकॉल या ऐसा नियम नहीं है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर में ऐसा रेफर करें। वो अनुबंध होता है ना, शासन की ओर से अनुबंध होता है, उसके तहत वो जांच वाँच जितनी भी करानी है वो शासन के अनुबंध के तहत ही प्राइवेट हॉस्पिटल के प्राइवेट जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं वहाँ कराया जाता है। जबकि यहाँ पर सबसे बड़ा अस्पताल जिला का या देखा जाए संभाग का अगर बड़ा अस्पताल बोला जाए तो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ भी सभी प्रकार की जाँचें हो रही है और यहाँ पर HLL कंपनी भी आ गई है और कंपनी के कारण और पूर्ण रूप से बहुत सारी जाँचें यहाँ पर हो रही हैं। वही देखा जा रहा है, कुछ लोगों का कहना भी है, सूत्र बताते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो यहाँ के HOD है और उनका प्राइवेट प्रैक्टिस भी चलते हैं। जी, ऐसा अगर देखा जाए तो ये बाहर के लोग अगर बता रहे हैं, कई बार मेरे पास भी सूचना आई है कि डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते, डॉक्टर सही टाइम पे उपस्थित नहीं रहते, है ना, जूनियर डॉक्टर बस देखते हैं, सीनियर कंसल्टेंट नहीं रहते। मगर अब अगर किसी से बोला जाए, कोई कर्मचारी या किसी से पूछा जाए तो वो तो भय से ही इससे डर जाएगा कि डॉक्टर साहब जो अधिकारी वो हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई ना कर दे करके। और अगर इसकी पुख्ता करना है इसके सबूत के तौर पे तो फिर आप वो पेशेंट से पूछ सकते हैं कि वो डॉक्टर उस समय उपस्थित है कि नहीं है। ये काफ़ी गंभीर मामला है कि नर्सों के जो नर्सिंग स्टाफ है उनके बदौलत में एक
अति संवेदनशील जो वार्ड माना जाता है उसको छोड़ दिया जाता है। डॉक्टर की उपलब्धता यहाँ पर नहीं होती है, डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं, केवल फ़ोन में लाइन अप करते हैं या नहीं भी करते हैं, इसकी जानकारी नहीं है। किस तरीके से जांच और कार्रवाई की मांग? इसमें हम सीएमएचओ साहब और सीएस साहब से डायरेक्ट ज्ञापन सौंप करके इनके ऊपर कार्रवाई की मांग किए हैं कि ऐसा अभद्रतापूर्वक जो इन्होंने व्यवहार किया है इसके अगेंस्ट एक्शन ले। यहाँ तक कि हम कलेक्टर साहब को भी एक ज्ञापन देंगे, यथासंभव जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कलेक्टर साहब को भी इसकी सूचना देंगे। एसएनसीयू वार्ड यानी कि ये नवजात शिशुओं का अति संवेदनशील वार्ड माना जाता है। इस वार्ड में जो मुख्य डॉक्टर के रूप में यहाँ मौजूद होते हैं वो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर विक्रम वैद। उनके ऊपर यहाँ की स्टाफ नर्स के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उन नर्सों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। साथ ही डॉक्टर जो है वो यहाँ ज़रूरत के समय पर मौजूद नहीं होते हैं। ये भी काफ़ी गंभीर विषय है। इस विषय पर अब संगठन और जो यहाँ के स्टाफ नर्स है वो न्याय की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र प्रसाद और साथ ही जिला चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नेत्राम नवरत्न से लिखित शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग भी की है। हाँ, अभी जो जिला चिकित्सालय के एसएनसीयू वार्ड से सिस्टर्स आई थी, ज्ञापन दी है, शिकायत की है दुर्व्यवहार का। उसको जांच कमेटी बनाकर जांच कराई जाएगी, क्या तथ्य है तब सामने आएगा। सर, आरोप है कि डॉक्टर के द्वारा लगातार उस तरीके की कृत्य किए जाते हैं। नहीं, वो तो अब वो जो जांच का विषय है तो जांच कमेटी बना के उसको जांच कराई जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।